वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको फाइव के वर्ल्ड में वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारी आज की डिस्कशन जो है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलिजन के ऊपर। कोलिजन को बहुत ही आसान कंसेप्ट से आज समझने की कोशिश करते हैं। कोलिजन हमारे पास जैसे वर्ड्स से शो हो रहा है, हमारे पास किसी भी दो चीज़ों का, किसी भी दो पार्टिकल्स का क्या होना, आपस में कोलाइड कर जाना। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे ये लोग। यहाँ पे जो बेसिक डिफिनीशन लिखी है वो हमें क्या कह रही है, एक ऐसा इवेंट एन इवेंट ड्यूरिंग विच पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड इंटरैक्ट बाय मींस ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड कोलिजन। एक ऐसा इवेंट जिसमें दो पार्टिकल्स क्या हो जाएं, लेट्स सपोज दो बॉल्स हैं, वो एक दूसरे के करीब आ जाएं और आपस में क्या करें, एक इंटरेक्ट करें किसी भी पॉइंट के दरमियान। ठीक है, बाय एंड इंटरेक्ट बाय मींस ऑफ फोर्सेस, एंड ऑफ कोर्स कुछ फोर्सेस की वजह से वो क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो इस तरह की इवेंट को हम क्या कहेंगे, इस तरह की इवेंट को हम कोलिजन कहते हैं। द फोर्सेस ड्यू टू द कोलिजन आर assumed टू बी मच लार्जर देन एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेजेंट। अच्छा, जो हमारे पास जहाँ पे लेट्स सपोज सॉरी, यहाँ पे अगर हम देखें तो गाड़ियों के आपस में कोलिजन हुई है, या फिर यहाँ पे अगर कोलिजन हो रही है एक हेड और एक बॉल के दरमियान, तो कोलिजन जहाँ पे हमारे पास कोलिजन होती है वहाँ से जो फोर्सेस जनरेट होती हैं वो मच ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू एनी एक्सटर्नल फोर्स। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊँ, इस फुटबॉल के ऊपर एक्सटर्नल जो हमारे पास एटमॉस्फेयर से प्रेशर लग रहा है या एनी एक्सटर्नल फोर्स अगर इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो वो फोर्सेस एज कम्पेयर टू यहाँ पे जो कंटेक्ट के साथ यहाँ पे जो एक फोर्स जनरेट हो रही है कोलिजन के बाद, वो फोर्स मच ग्रेटर होगी देन एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो इस बारे में बात कर रहे हैं कि द फोर्सेस ड्यू टू कोलिजन्स आर assumed टू बी मच लार्जर देन एनी एक्सटर्नल फोर्स। यानी कोलाइडिंग बॉडीज जहाँ पर होगी उनसे जो हमारे पास फोर्स, वहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगी या वहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास मच ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स के। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ बताई हुई है कि फॉर कोलिजन ऑफ अ बॉडी टू अकर या फॉर अ कोलिजन टू अकर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ बॉडी शुड बी इन कंटेक्ट विद ईच अदर। यानी कि किसी भी कोलिजन को अकर होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के क्या करें, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर लें। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक दूसरे के बाउंड्री में आ जाएं या एक दूसरे के करीब आ जाएं और करीब से पास हो जाएं या यहाँ से वापस चले जाएं। तो इनको भी हम ऐसे कहते हैं कि इनके दरमियान में क्या हुआ है, यहाँ पे कोलिजन हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रोटॉन की और साथ में किसी भी न्यूक्लियस की अगर मैं कोलिजन की बात करूँ, लेट्स सपोज हीलियम न्यूक्लियस है, इनकी अगर मैं कोलिजन की बात करूँ तो हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हीलियम न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये जब भी आपस में कोलाइड करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं आते, ये जैसे एक दूसरे के करीब आते हैं एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, रिपेल करने के बाद साइड वाइज पास्ट होकर चले जाते हैं। तो कोलिजन के लिए इनकी कोलिजन भी हो जाती है, इनकी एनर्जी एक्सचेंज भी इनके दरमियान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कांटेक्ट में ये दोनों नहीं आते, एक दूसरे के करीब से पास आउट होकर चले जाते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चली कि हमारे पास किसी भी कोलिजन को अकर होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास क्या हो, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में उनका आना ज़रूरी नहीं है। मैं थोड़ा सा हमें पढ़ता हूँ तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फॉर अ कोलिजन टू अकर द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स मस्ट नॉट नेसेसरी टच, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को टच करें, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आए। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कोलिजन ऑफ प्रोटॉन विद न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम। ठीक है, एक प्रोटॉन और न्यूक्लियस हीलियम का जो मैंने यहाँ पे सारा जो प्रोसीजर आपको बताया, इनकी कोलिजन को अगर हम देखें तो वो आपस में कोलाइड नहीं करते बल्कि साइड वाइज से पास होकर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कांटेक्ट में नहीं आए, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि इन्होंने कोलिजन की है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि सिंस टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व इन ऑल सिचुएशंस, हमारे पास कोलिजन में आइसोलेटेड सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे उन्होंने बात आइसोलेटेड सिस्टम की मैं बताता हूँ। सिंस द टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व इन ऑल सिचुएशन फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, पहले आइसोलेटेड सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम सिंपली इस तरह के सिस्टम को कहते हैं ना कि उनकी जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर क्या हो, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, ना होने के बराबर हो, या फिर उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास एक्ट ना करे, इस तरह की फोर्सेस को क्या कहते हैं, इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम, सॉरी इस तरह के सिस्टम्स को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। हमारी डेली के वर्ल्ड में अगर देखें तो हमारे पास डेली लाइफ में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि हमारे पास क्या हो, फुली प्योर आइसोलेटेड हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बात की है कि सिंस द टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व इन ऑल सिचुएशन फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अगर मैं लेट्स सपोज ये कंसिडर कर लेता हूँ कि मेरे पास एक सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड है, यानी कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, वो अगर मैंने कंसिडर कर लिया
तो उसके लिए हमारे पास टोटल एनर्जी होगी वो भी कंजर्व होगी, जो मोमेंटम होगा वो भी कंजर्व होगा। और मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हमारे पास डेली लाइफ में एज सच कुछ भी सिस्टम नहीं जिसमें हमारे पास टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहे, ठीक है। तो हम जब हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम कंजर्व कर लिया तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या हो सकता है, एक कंसिडर कर लिया तो फिर उसके लिए हमारे पास एनर्जी और मोमेंटम क्या होंगे, वो कंजर्व होंगे। हाउ एवर सम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैन टेक प्लेस फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। एनर्जी और मोमेंटम जो होंगी वो कंजर्व रहेंगी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो इन सारी बेसिस, असल में कुछ ये टाइप्स के बारे में बता रहे हैं इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे उन्होंने डिस्कशन की है। तो इन सब बेसिस के ऊपर हमारे पास क्या है, हमारे पास टू मेन टाइप्स ऑफ कोलिजन है। हमारे पास कोलिजन की टू मेन टाइप्स हैं, उन टाइप्स को मैं डिस्कस करता हूँ। हमारे पास टू टाइप्स हैं, जो मेन टाइप्स है वो हमारे पास टू हैं। एक हमारे पास क्या है, इलास्टिक कोलिजन है, और एक को हम क्या कहते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब ये इलास्टिक कोलिजन कौन सी होगी, इनइलास्टिक कोलिजन इज डिफाइंड एज वन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। अब कोलिजन में हम कहते हैं कि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा मोमेंटम नहीं कंजर्व रहना, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इन्होंने क्या कहा हुआ है, एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी उन्होंने कंजर्व कर ली है। लेकिन हमारी डेली लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी कभी भी कंजर्व नहीं रह सकती। अब कंजर्व रहने का क्या मतलब है, लेट्स सपोज टू बॉल्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। जब इनकी कोलिजन हो जाए एक दूसरे के साथ, उसके बाद जब ये वापस जाएं तो ये जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा था और ये जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा था, ये वापस भी अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ वापस जाएं। तो इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी का कंजर्व होना। हमारे पास इलास्टिक कोलिजन, फिर इस तरह की कोलिजन को हम क्या कहेंगे, इस तरह की कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहेंगे, जो कि हमारी डेली लाइफ में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन क्या कहते हैं कि हमारे पास लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहे और हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे कोलिजन होने के बाद भी। तो इस तरह की उसको हम क्या कहेंगे, इस तरह की कोलिजन को क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। रियल कोलिजन, इस तरह की कोलिजन अगर हम देखें तो जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है सच एज दोज बिटवीन व्हीलर बार्स और दोज अप्रोक्सीमेटिक, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, अगर मैं मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करूं, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास बिलियर्ड बॉल्स होते हैं, स्नूकर वगैरह जो होते हैं, उनके बॉल्स जो होते हैं वो जब आपस में टकराते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली, बहुत कम हद तक वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, इलास्टिक हो सकते हैं, अदरवाइज वो हमारे पास इलास्टिक नहीं होते, ठीक है। बिकॉज सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक प्लेस फ्रॉम वन फॉर्म टू लीव द सिस्टम बाय मैकेनिकल वेव्स साउंड। अगर हम देखें जब बिलियर्ड बॉल्स आपस में टकराते हैं तो कुछ हमारे पास साउंड आती है, ठीक है, कुछ यहाँ पे टकराने से फ्रिक्शन होगी, हीट के फॉर्म में रिलीज होगी, कुछ रेंगते वक्त जो सरफेस के साथ फ्रिक्शन होगी उससे हमारे पास हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिससे हमारे पास एनर्जी का लॉस होता है, जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स वगैरह के फॉर्म में हमारे पास एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन फिर भी उसको हम क्या कह रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली इलास्टिक, हम फिर भी उसको कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। तो सिंपली इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि हमारे पास जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ बॉडी आ रही थी, लीनियर मोमेंटम को तो हमने कंजर्व ही रखा है। हमारे पास इलास्टिक कोलिजन कब होगी, जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड करने के लिए आ रही थी, उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो बॉडीज क्या करें, दोबारा वापस अपनी डायरेक्शन की तरफ, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलें, चली जाएं उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो इस तरह की कोलिजन को हम क्या नाम देंगे, इस तरह की कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन का नाम देंगे। सेम इस देखिए, अगर यहाँ पे नीचे मैं इनइलास्टिक कोलिजन की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं एक ऐसी कोलिजन जिसमें हमारे पास क्या हो, as one in which the kinetic energy of system is not conserved even though momentum is conserved। हमारी डेली लाइफ की जितनी भी कोलिजन्स होती हैं वो हमारे पास सारी इनइलास्टिक कोलिजन होती हैं। क्यों, अगर हम देखें, अगर कोई भी चीज़ आपस में टकराती है तो उसके शेप में डिफॉर्मेशन आ सकती है सबसे पहली चीज़, और उससे एनर्जी का लॉस हो सकता है फ्रिक्शन की फॉर्म में, उससे और भी बहुत सारे हमारे पास साउंड वेव की फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, एनर्जी का लॉस, साउंड आती है कोलिजन के बाद, तो वहाँ से हमारे पास एनर्जी का लॉस आ सकता है। इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे हमारे पास क्या हो सकता है, एनर्जी का लॉस पॉसिबल होता है। तो हमारे पास डेली लाइफ की जितनी भी कोलिजन होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन होंगी। वी डिफाइन एन इलास्टिक कोलिजन एज वन इन विच काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इस तरह के केस में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह सकती। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से अगर बता सकूं, लेट सपोज ये मेरे पास 10 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रही है ये बॉल, और ये मेरे पास 10 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रही है। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपस में कोलाइड करते हैं। अब वापस में जब जाएंगे तो ये मेरे पास 8 के साथ जाएगी, ये मेरे पास 8 के साथ जाएंगी। वो क्यों, ये 2 हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, ये यहाँ पर लॉस हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं रही, यानी कि ये 10 के साथ आ रही थी तो 8 के साथ जा रही है। तो अगर वो 10 के साथ वापस जाती तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी थी वो यहाँ पे कंजर्व है, एनर्जी तो कंजर्व नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह कोलिजन को हम क्या नाम देंगे, इस तरह कोलिजन को हम इनइलास्टिक कोलिजन का नाम देंगे स्टूडेंट्स। वी डिफाइन इनइलास्टिक कोलिजन एज वन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व
इवन दो मोमेंटम तो कंजर्व होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी फिर भी कंजर्व नहीं होगी, तो इस तरह की कोलिजन को हम इनइलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, the kinetic energy of the system is generally not conserved in collision, therefore the collisions are usually encountered in our daily life में हमारी जितनी भी collisions है वो क्या है, inelastic collision है स्टूडेंट्स। इन्होंने भी बात की है यहाँ पे स्टूडेंट, सिंपली एक नॉट इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारे पास फाइनल के बराबर नहीं होगी, नॉट इक्वल टू का साइन दरमियान में हैंस मिस हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ कंसेप्ट्स थे जो कि हमारे पास कोलिजन से रिलेटेड थे, जो हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इनमें कुछ डिराइवेशंस हैं जो कि इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल के साथ। सिंपल सी डिराइवेशन है, कुछ भी इसमें इतनी मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।